सीएम धामी ने सचिवालय में ली उच्च स्तरीय बैठक, अधिकारियों को दिए व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी दिए निर्देश। उत्तराखंड पंचायत चुनाव का दूसरा चरण जारी, जिला पंचायत सदस्य कई पदों के लिए वोटिंग, 40 विकास खंड प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। हादसे के बाद कड़ी सुरक्षा के साथ फिर से खुला मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी ट्रस्ट का बड़ा फैसला, पीड़ितों को मुआवजा देगा ट्रस्ट। उत्तराखंड में पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की संभावना, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल में बारिश का अलर्ट, चंपावत और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना। सावन का आज तीसरा सोमवार, 30 शिवालयों में बम बम भोले की गूंज, जय जय शिव भक्तों की भीड़, जगह जगह शिव भक्तों की भीड़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर देवी देवकी की पूजा अर्चना। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों हरिद्वार स्थित मनसा देवी, चंडी देवी मंदिर, टनकपुर स्थित पूर्णागिरि धाम, नैनीताल के कैची धाम, अल्मोड़ा के जागेश्वर मंदिर, पौड़ी स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर सहित अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मंदिरों में भीड़ प्रबंधन, श्रद्धालु पंजीकरण, पैदल मार्गों और सीढ़ियों का चौड़ीकरण, साथ ही अतिक्रमण हटाने और अन्य सभी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए, ताकि श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित दर्शन पर प्राप्त हो सके। साथ ही सीएम ने निर्देश दिए कि दोनों मंडलों में आयुक्तों की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में संबंधित जिलों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये अहम बैठक ली, साथ ही इस बैठक में क्या अहम निर्देश दिए गए संबंधित अधिकारियों को? बिल्कुल, आज जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की बैठक ली है, कल जो हरिद्वार में हादसा हुआ था उसके बाद सरकार कहीं ना कहीं जो हादसे को लेकर अलर्ट हुई है और जो अब धार्मिक स्थल है वहां पर समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश मुख्यमंत्री धामी ने दिए हैं। साफ तौर पे उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वहां पर जो श्रद्धालु आते हैं उनके आवागमन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो उन्होंने मनसा देवी मंदिर के अलावा जो चंडी देवी मंदिर है, टनकपुर में पूर्णागिरि धाम है, नैनीताल में कैची धाम है, अल्मोड़ा में जागेश्वर मंदिर है, पौड़ी में नीलकंठ महादेव के साथ ही धारी देवी मंदिर है, तो सभी मंदिरों में उन्होंने आसपास के जो पैदल मार्ग हैं, सीढ़ियां हैं, उनका जो अतिक्रमण है वो हटाने के निर्देश दिए हैं, मार्गों को चौड़ीकरण के निर्देश दिए हैं और जो श्रद्धालु आते हैं वो समुचित रूप से सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ दर्शन कर पाए, ऐसे निर्देश सीएम धामी ने सभी अधिकारियों को दिए। जी आशीष, क्या मंदिर समिति के लोगों या ट्रस्ट को भी कुछ खासा निर्देश दिए गए हैं? जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, क्या मंदिर समिति के लोगों को भी कुछ सुरक्षा व्यवस्थाओं पर ध्यान देने के लिए कुछ खासा निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल, मंदिर समिति के जो पदाधिकारी हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सीएम धामी ने पहले अधिकारियों को अलर्ट रहने के साथ साथ जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ सुधारने के निर्देश दिए हैं, ताकि जो भीड़ प्रबंधन जो है किया जा सके सही तरीके से और समुचित रूप से जो है लोग अपना जो आवागमन करते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं वो जो है दर्शन कर सकेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपकी तमाम जानकारी के लिए।
खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर में अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूजा अर्चना की। उन्होंने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर लिखा, पवित्र श्रावण मास के तीसरे सोमवार को भक्तों ने पूजा अर्चना कर देवादिदेव महादेव के प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। साथ ही भोलेनाथ से प्रार्थना की गई कि सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो और उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। तो वहीं उत्तराखंड के देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ऑपरेशन काल नेमी पर सीएम धामी का बयान, 2000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई, सनातन को बदनाम करने का कर रहे थे काम, लोगों को ठगने का कर रहे थे काम, सीएम धामी ने कहा। साथ ही भविष्य में जारी रहेगा, ये कार्यवाही जारी रहेगी। इसको भी लेकर सीएम धामी का यह बयान जो है सामने आया। तो वहीं ऑपरेशन काल नेमी को लेकर सीएम धामी का यह बड़ा बयान, जहां आपको बताते चले उत्तराखंड के देहरादून से ये बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जहां ऑपरेशन कालनेमी को लेकर सीएम धामी का बयान, जहां भविष्य में भी जारी रहेगी कार्यवाही, लोगों को ठगने का जो काम कर रहे थे साधु नकली वेश बनाकर, उन पर अब सख्त कार्यवाही सीएम धामी के तहत, ऑपरेशन कालनेमी के तहत किए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले ऑपरेशन कालनेमी पर सीएम धामी का ये बयान, जहां 2000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। वहीं सनातन किसको बदनाम करने का ये लोग कर रहे थे काम, जहां वेश बदल कर कई साधु आपको बताते चले सनातन को बदनाम करने का काम कर रहे थे, साथ ही लोगों को लगातार ठगते नजर आ रहे थे, जिसके तहत आपको बताते चले ऑपरेशन कालनेमी के तहत इन पर सख्त कार्यवाही की जा रही है, जहां 2000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। तो वहीं आपको बताते चले ऑपरेशन कालनेमी के तहत 2000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई, जहां सीएम धामी के तहत यह ऑपरेशन चलाया गया, जहां उनके निर्देश पर यह ऑपरेशन हुआ, जहां आपको बताते चले कई साधुओं की गिरफ्तारी हुई जो नकली वेश बनाकर लोगों को ठगने का काम कर रहे थे, साथ ही सनातन धर्म को बदनाम करने का भी कार्य कर रहे थे। सीएम धामी ने यह बयान भी दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में ये कार्यवाही जारी रहेगी। वहीं आपको बताते चले 2000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ अब तक ऑपरेशन कालनेमी के तहत कार्यवाही हो चुकी है। उत्तराखंड से ये बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। तो वहीं आपको बताते चले उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी, दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी, सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी, जहां 8244 केंद्रों पर हो रहा है मतदान। वहीं देहरादून में 12 बजे तक 33% मतदान होंगे। वहीं उत्तरकाशी में 12 बजे से 22.49% वोटिंग होनी है। तो वहीं आपको बताते चले उत्तरकाशी में 12 बजे तक ये वोटिंग होगी। साथ ही दूसरे चरण की वोटिंग अब जारी हो चुकी है। वहीं आपको तो वहीं उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जहां पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है, दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। साथ ही सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है, जहां आपको बताते चले कई केंद्रों पर यह मतदान भी हो रहे हैं, जहां देहरादून में 12 बजे तक 33.7% मतदान जो है वहीं हो चुके हैं, जहां उत्तरकाशी में 12 बजे तक 22.49% वोटिंग होनी है। तो वहीं आपको बताते चले ये बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है पंचायत चुनाव को लेकर, जहां लगातार वोटिंग हो चुकी है पंचायत चुनाव को लेकर, और साथ ही अभी जारी भी है दूसरे चरण की वोटिंग अभी हो चुकी है। तो वहीं आपको बताते चले 12 बजे तक 22.49% वोटिंग हो चुकी है। साथ ही दूसरे चरण के लिए वोटिंग अभी जारी है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी मतदान केंद्रों में अभी तक कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है? जी, अभी सुबह से जो 8 बजे से मतदान शुरू हो गया था उत्तराखंड में, और 33.49% मतदान, अब 0.7% मतदान देहरादून में हो चुका है, और जनपदों से भी अभी आंकड़ा आ रहा है। कई कुछ जनपदों में जो है 12 बजे तक काफी कम प्रतिशत था। जो उत्तरकाशी की बात करें तो वहाँ पे 22.49% ही मतदान हुआ था। ऐसे ही अन्य जनपदों का आंकड़ा भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इस बार जो दूसरे चरण के मतदान की जो स्पीड है वो थोड़ा कम लग रही है,
और जी। देखना होगा कि अब शाम को कितना मतदान हो पाता है, कितना प्रतिशत मतदान हो जी पाता है। आशीष, इस बार क्या खासा इंतजाम किए गए हैं लोगों के लिए बूथों पर? बिल्कुल निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी इंतजाम किए गए हैं। हालांकि कुछ कुछ स्थानों, कुछ बूथों से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर जो वोटर्स हैं, बारिश का भी आज जी अलर्ट जारी किया गया है, तो वहां पर दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। तो कई जगह व्यवस्थाएं सुदृढ़ हैं और कई जगह से जो है दिक्कतें भी लोगों को आ रही हैं। तो जो वोटर्स, जो जी जी। प्रत्याशी हैं, वो भी अपने वोटर्स के लिए जो है इंतजाम कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अलावा जो सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है, उसके अलावा भी अपने प्रयास से भी प्रत्याशी जो है अपने मतदाताओं के लिए व्यवस्थाएं जुटा रहे हैं। जी जी। महिलाओं के लिए और बुजुर्गों और विकलांग लोगों के लिए क्या खासा व्यवस्थाएं किए गए हैं आशीष? क्या पिंक बूथ जैसी व्यवस्थाएं भी बिल्कुल महिलाओं के लिए की बिल्कुल गई हैं? बिल्कुल। कई जगह पिंक बूथ बनाए गए हैं उत्तराखंड में। और जो विकलांग मतदाता हैं, दिव्यांग मतदाता हैं, उनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सेवा वाहन भेजे जा रहे हैं। और व्हील चेयर हो, चाहे तमाम जो अन्य सुविधाएं हैं, वो प्रदान की जा रही हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपकी तमाम जानकारी के लिए। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। तो वहीं खबर काशीपुर से, जहां चंपावत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग शांतिपूर्ण माहौल में हो रही है। वहीं प्रशासन ने बूथों पर सख्त चौकसी बरती। पुलिस और ड्रोन कैमरों की तैनाती में सुरक्षा के चाक चौबंद रहे। वहीं हर मतदाता की पहचान की पुष्टि के बाद ही मतदान की अनुमति दी गई। साथ ही फ्लैग मार्च और निगरानी के चलते पूरे दिन कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। वहीं मतदाताओं ने प्रशासन की तैयारियों की सराहना भी की है। इसमें जसपुर, काशीपुर और ITI तीनों थाना क्षेत्रों में मतदान शुरू हो गया है। लोगों में काफ़ी उत्साह है मतदान को लेकर के। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सभी केंद्रों पर काफ़ी भीड़ है और जगह जगह हमारी ड्यूटियां भी मुस्तैद हैं। व्यापक इस तरीके से इसमें तैयारी की गई थी जिससे कि लोग स्वतंत्र होकर के और मुक्त होकर के मतदान कर सके। साथ ही जो नियम है मतदान केंद्र पे कि वाहनों की पार्किंग कैसी होनी है और जो प्रत्याशी हैं उनके बस्ते कहाँ लगने हैं, तो उन चीज़ों को सुनिश्चित कराया जा रहा है। आपके माध्यम से जो लोग भी इसमें लगे हुए हैं और उत्साह से भाग ले रहे हैं, सभी को बधाई। लोकतंत्र को मजबूत करें, चुनाव में शांतिपूर्वक सहयोग करें और जो खुराफाती तत्व है, जो अराजक तत्व है, जो किसी भी तरीके का दुस्साहस करने का प्रयास करेंगे, तो इसके लिए भी हमारी टीमें रेडी हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध हमारे द्वारा सख्त कार्रवाई की जाए।
तो वहीं काशीपुर में चंपावत चुनाव के दौरान आज सुबह तेज धूप और गर्मी रही। कई जगहों पर सूरज सिर पर था और तापमान बहुत ज्यादा था। इसके बावजूद लोग वोट डालने के लिए लंबी लाइन में खड़े रहे। कई मतदान केंद्रों पर सबसे बड़ी परेशानी पीने के पानी की कमी रही। वहीं प्रशासन की ओर से कहीं कहीं पर आपको बता दें कि पानी की टंकियां जरगे थे और लेकिन इतने लोग थे कि वो व्यवस्थाएं काफी नहीं पड़ी। वहीं कुछ मतदाता गर्मी से बेहाल होकर नीचे बैठ गए, जिन्हें बाद में मेडिकल मदद मिली। वहीं भीषण गर्मी और परेशानियों के बावजूद लोगों ने अपने वोटिंग अधिकार को सबसे ऊपर रखा और डटकर वोट डाला। इससे साफ है कि जनता अब अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार हो चुकी है। देख रहे हैं मौसम इस टाइम ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। पब्लिक कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ जवान भी हैं, कुछ जो है 18 से प्लस के हैं। तो बच्चे गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। गर्मी को देखते हुए वो अपना वोट नहीं डाल पा रहे हैं। तो वहीं काशीपुर में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में मतदान के इस बार पहली बार वोट डालने वाले युवाओं ने सबसे ज्यादा उत्साह दिखाया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर युवा लड़के और लड़कियां पूरी ऊर्जा के साथ पहुंचते दिखे। वहीं पहली बार वोट डालने की अनुमति को लेकर युवाओं में उत्सव जैसा माहौल था। किसी ने कहा कि आज हम लोकतंत्र के सच्चे नागरिक बने, तो किसी ने अंगूठे पर स्याही लगवाकर फोटो भी खिंचवाई और सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। इन युवाओं ने बताया कि उन्होंने खुद प्रत्याशियों के बारे में जानकारी लेकर वोटिंग की है ताकि सही प्रतिनिधि चुना जा सके। मतलब अच्छा हो रहा है, जो हर किसी का वोट आया है, जो हर अयोब है, मतलब सबको बढ़िया लग रहा है यहाँ पे खड़े होके हम गांव के विकास के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा। पहली बार फर्स्ट टाइम वोट डाल रही हूँ और अपने विकास के लिए नहीं है। सब अपने जिसको डालना चाहे सब डाले ढंग। तो वहीं काशीपुर में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे सभी को भावुक कर दिया। दिव्यांग मतदाता आपको दिखे, साथ ही अगर मन में हौसला हो तो कोई भी मुश्किल वोट डालने में ना ही कोई रोक सकता है और ना ही कोई व्हीलचेयर पर आया और कोई बैसाखियों के सहारे चला, लेकिन सभी का चेहरा जोश और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। कुछ मतदान केंद्रों पर प्रशासन ने आपको पैनी नजर बनाए रखी, साथ ही आपको बताते चले व्यवस्थाओं के भी सटीक चाक चौबंद भी किए गए। वहीं दिव्यांग मतदाता भी बिना किसी मदद के बूथ के तक पहुंचे। ये सिर्फ वोट डालना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि वे देश के भविष्य को तय करने में बराबर के हिस्सेदार भी रहते हैं। वहीं आपको बता दें, बूथ पर मौजूद सभी लोग इन मतदाताओं को देखकर प्रेरित हुए। काफी टाइम हो गया, 70 के करीब आ गई। आना चाहिए, वोट तो जरूर डालना है। तो वही खबर चमोली से है, जहां रैसेन विकासखंड में ऐरोली गांव में 106 वर्षीय पार्वती देवी ने बूथ पर पहुंचकर मतदान किया और लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था का अद्भुत उदाहरण पेश किया। उम्र को आप दरकिनार कर उनका ये हौसला सभी के लिए प्रेरणा बना। पार्वती देवी का संदेश साफ है, अगर इरादा मजबूत हो तो उम्र कोई बहाना नहीं बनाती। तो वही आपको बताते चले, पार्वती देवी का जज्बा देखकर एक अलग ही माहौल देखने को, नज़ारा देखने को मिला, जहां चमोली में लोकतंत्र की ये प्रेरणा, जहां आपको बताते चले पार्वती देवी वोट डालने पहुंची। साथ ही आपको बताते चले कि लोकतंत्र की आस्था का ये एक अनोखा उदाहरण जो है हमें देखने को मिला है चमोली में। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां डीएम सवीन बंसल ने धोखाधड़ी करने वाले बैंक और फाइनेंस कंपनियों पर सख्त खिलाफ आपको बताते चले कार्रवाई की है। और विधवा प्रिया के मामले में जहां बीमा राशि नहीं दी गई और कागज जब्त किए गए थे, प्रशासन ने सीएचएल बैंक की शाखा को सील कर संपत्ति कुर्क कर लिए। वहीं 7.15 लाख रुपए की वसूली के लिए बैंक खातों को भी जब्त किया गया है।
नहीं रह पाया है। मेरा 4 लड़की है, छोटी छोटी है। मेरे पति ने लोन लिया था, तो मैं किस्त चुका नहीं पा रही हूँ, तो मुझे आन के में परेशान कर रहे। अन्य तो मकान खाली कर और अन्य लोन ये किस्त है जमा करने के लिए, और मैं कहाँ से पालन पोषण करूँ? मेरा 4 लड़की छोटी छोटी है, मैं कैसे करूँ? मुझे न बताओ। मेरे घर में खाने के लिए दाने भी नहीं है, मैं चुकाने के लिए पैसे भी नहीं है। तो वहीं देहरादून में साइबर ठगों ने खेल पुरस्कार के नाम पर फर्जीवाड़ा किया। ठगों ने एक फर्जी वेबसाइट बनाकर खुद को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 का आयोजक बताया। वहीं एसएसपी एसटीएफ नवीन सिंह भुल्लर ने बताया कि साइबर ठगों ने खिलाड़ियों को ठगने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाने का जाल बिछाया था। इसके लिए एक फर्जी वेबसाइट बनाकर इस पर आवेदन मांगे जा रहे थे। इस वेबसाइट पर उत्तराखंड के राज्यपाल पीटी उषा, नीरज चोपड़ा जैसी शख्सियतों को पुरस्कार चयन समिति का सदस्य दर्शाया गया था। वहीं वेबसाइट को खोलने पर इस पर डोनेशन के लिए एक क्यूआर कोड खुल रहा है। इस मामले में साइबर थाना पुलिस ने शनिवार को 0 एफआईआर दर्ज की है। इसे अब देहरादून जिले में भेजा जा रहा है। वहीं एसएसपी एसटीएफ नवीन भुल्लर ने बताया कि इस मामले में 0 एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें ये स्पोर्ट्स अवार्ड सिलेक्शन कमेटी करके एक वेबसाइट है, और जो जानकारी प्राप्त हुई है कि ये फेक वेबसाइट है, और इसमें माननीय राज्यपाल महोदय का फोटोग्राफ का गलत तरीके से उन्होंने इस्तेमाल करके उसमें उनको एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया है, जो कि गलत है। कुछ और वरिष्ठ पदों पे जो हमारे लोग हैं उनको भी उसमें उनके फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। इस संबंध में हमें जानकारी मिली थी, तो एक एफआईआर रजिस्टर करी है और हमने देहरादून जिले को उसको ट्रांसफर किया है, और वेबसाइट को डाउन करने के लिए इसमें हाईकोर्ट से पत्राचार किया है। तो इसमें विधिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। जो जिसने भी ये बनाई है उसकी अरेस्टिंग की कार्रवाई अभी करी जाएगी विवेचना के बाद। तो वही खबर देहरादून से है, जहां गबोली क्षेत्र में एक युवक खाई में गिर गया। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ टीम मुख्य आरवी रवि चौहान के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। युवक लगभग 100 मीटर गहरी खाई में घायल अवस्था में मिला। टीम ने रेस्क्यू कर उसे स्ट्रेचर से सुरक्षित बाहर निकाला और इलाज के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवा दिया। वहीं मौके पर फायर सर्विस और जिला पुलिस भी मौजूद रही। तो वहीं खबर हरिद्वार से है, जहां गड़ीमपुर सुमन नगर में एक युवक निर्माणाधीन मकान पर प्लास्टर का काम कर रहा था। तभी अचानक 66 केवी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। वहीं दीवार पर पैड सीढ़ी बांधते समय ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से हल्का संपर्क हुआ, जिससे अफजल की पीठ, गर्दन और हाथ बुरी तरह झुलस गए। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 5 युवकों को बिना नंबर प्लेट वाली बुलेट मोटरसाइकिल चोरी करते हुए पकड़ा। वहीं 4 नाबालिगों को बाल सुधार गृह हरिद्वार भेजा गया, जबकि मुख्य आरोपी यश शर्मा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं पूछताछ में पता चला कि युवकों ने महंगे मोबाइल और कपड़ों के लिए वाहन की चोरी की थी। तो वहीं आपको बताते चले, 4 नाबालिगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जहां बताया जा रहा है कि एक आरोपी को न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया, जहां 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारी बारिश को लेकर जारी अलर्ट। वहीं मौसम विभाग ने दी चेतावनी, पर्वतीय जिलों में ऑरेंज अलर्ट, देहरादून समेत कई जिलों में बारिश। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून समेत कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है, साथ ही पर्वतीय जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही देहरादून समेत कई जिलों में बारिश की संभावना जो है जताई जा रही है, जिसके चलते कई जगहों पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं भारी बारिश को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है, साथ ही पर्वतीय जिलों में आपको बता दें कि ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।
तो वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित 2 दिवसीय तीज महोत्सव के अवसर पर उत्तराखंड के पर्यटन, धर्म एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड और राजस्थान राज्य संयुक्त योजना बनाकर पर्यटन विकास के लिए मिलकर कार्य करेंगे। महाराज ने कहा कि तीज पर्व सिर्फ सांस्कृतिक परंपरा नहीं बल्कि पति पत्नी के दिव्य समर्पण और एकत्व का प्रतीक है। वहीं उन्होंने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग स्थित त्रिगुण नारायण मंदिर का उल्लेख करते हुए बताया कि मान्यता के अनुसार यहीं पर भगवान शिव का माता पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हुआ था। इस विवाह में स्वयं ब्रह्मा जी पुरोहित और भगवान विष्णु भाई के रूप में उपस्थित थे। राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के तहत आपको बता दें, पौंड्रिक पार्क जयपुर में आयोजित इस महोत्सव में सतपाल महाराज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने तीज माता की शोभा यात्रा, लोक कलाओं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और महिलाओं सहभागिता की सराहना करते हुए इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत रूप बताया। साथ ही कार्यक्रम में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी, उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत और राजस्थान पर्यटन विभाग के अधिकारी, लोक कलाकार, शिल्पकार एवं बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। सावन का पावन महीना चल रहा है और आज मावस के बाद तीसरा दिन है जिसको तीज के नाम से पहचाना जाता है। आज महिलाएं जो है इसमें आवे करती हुई है। महिला विकास समिति, दुर्गा वाहिनी की बहनें और जो हमारे समाज की महिलाएं हैं सब इकट्ठी होकर यहाँ पर पूजा पाठ की, गौरा माँ की पूजा की सबने। फिर सबने यहाँ झूला डालकर तीज पर्व को बड़े उल्लास के साथ मनाया है। सब एकत्रित हुई है, सबने अपने सौभाग्य के लिए, सब सौभाग्यवती होने के लिए माता रानी से आशीर्वाद लिया है। वो पूरे समाज के लिए, पूरे समाज के लिए, पत्नी के लिए, सबके लिए दुआ करते हैं कि सब सौभाग्यशाली हमारी बना रहे और हर साल हम ऐसे ही त्योहार मनाते हैं। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, ये सावन का महीना हरियाली तीज, इसमें महिलाओं के लिए बहुत उत्साहवर्धक और मेहंदी और हरे कपड़े और सब उसमें उल्लास के साथ में मनाना चाहती हैं सभी महिलाएं। इसमें गौरा माता की पूजा होती है और सब लोग अपना झूला झूलते हैं इसमें। और यहाँ पर बहुत उत्साह से सभी महिलाएं इस तीज का त्यौहार मनाने के लिए उपस्थित हुई हैं और जो सभी लोग बढ़ चढ़ कर इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।